बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या चीज़ है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक वीडियो नंबर 1 भी बनाया था और अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम आगे मज़ीद ले जाते हैं। कुछ स्लाइड इसमें रिवाइज होंगे और बहुत ज़्यादा नए आपको मिलेगा। तो यहाँ डिफिनीशन हमें नज़र आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन involving a function and its derivatives. Any equation having a function and derivatives is called differential equation. जिस मसावात में फंक्शन हो, दिया हुआ फंक्शन हो और उसके डेरिवेटिव्स होते, ऐसी मसावात को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो डिफिनीशन हमने पढ़ा, अब वही डिफिनीशन आपको दोबारा नज़र आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। वही बात जो फर्स्ट स्लाइड में हमने बताई, वही डिफिनीशन यहाँ मज़ीद है। अब नीचे आप देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये बात आपको नहीं आ गई, पार्शियल का लफ्ज़ अब यहाँ पे आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मुख्तसरन PDE हम लिखते हैं, अगर ज़रूरत हो तो हम इसको PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एब्रिएटेड फॉर्म में PDE लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड PDE आर ऑर्डिनरी। यहाँ जो R है ये यहाँ इसी से कनेक्टेड है। Differential equations are called partial differential equations or ordinary differential equations according to whether or not they contain partial derivatives. The order of a differential equation is the highest order derivative occurring in the given differential equation. तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिराइवेटिव हो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और मुख्तसरन PDE लिखते हैं। और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हों तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और मुख्तसरन इसको हम ODE लिखते हैं। तो दो किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ देखें, लुकिंग टू द स्क्रीन, हेयर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4, 2 एंड 1 इज गिवन रिस्पेक्टिवली बाई। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनका ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर 4। ये जो 4 है, अब ये डिफरेंशियल, दिस इज फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। लुकिंग टू द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, here it is a differential equation where we see first order derivative, similarly we see fourth order derivative. So order of the differential equation means the order of the highest order derivative in a differential equation is called order of the whole equation. तो यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है ये वाला, चूँकि इसका ऑर्डर 4 है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसी 4 की वजह से सारे इक्वेशन का ऑर्डर 4 है। दिस इज़ अ फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स the highest exponent of the highest order derivative in a differential equation is called degree of the differential equation. एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, the degree or exponent of the highest order derivative in a differential equation is called degree of the differential equation. तो अब ये highest order derivative है, इसका whole power 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, तो ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 4
and degree 1. It is first degree and fourth order differential equation. अब यहाँ जो 2 है सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बट इट इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस मसावत में पार्शियल डेरिवेटिव्स हों उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अभी यहाँ पे ये जो पहला एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो ऑर्डिनरी है इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा जो नीचे वाला वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ऊपर वाला वेरिएबल ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ये जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है और y भी है। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो सकती है। अब यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसकी ऑर्डर को अब अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर यहाँ भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है। तो देन वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। यहाँ पे जो 2 बताया गया है इस वजह से कि यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब ये जो लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हमें कैसे पता चला, y डैश का मतलब है dy बाई dx। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ 1 लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें 3 एग्जांपल दिए गए कि इसमें पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, अगर इसका हम ऑर्डर मालूम करना चाहिए तो वो क्या है, और अगर इसकी डिग्री हम मालूम करना चाहिए तो वो डिग्री क्या है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डिग्री इट इज़ फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सेकंड है ये भी फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो थर्ड है ये भी फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। अब हम नेक्स्ट आते हैं तो वही बात यहाँ पे दोबारा आपको मिलेगी। ये जो नीचे वाला है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विद अ फंक्शन एंड वन आर मोर ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। ये स्लाइड हमने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था। ये जो हमें नज़र आ रहा है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें फंक्शन ये y जो है, अब ऊपर यहाँ पे y है तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, नीचे x है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इट इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट एंड डिग्री फर्स्ट। तो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है और यहाँ डिफरेंशियल डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव भी। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है, इट इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और ये जो ऊपर लिखा गया है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इज अ स्पेशल मेथड टू सॉल्व सम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन सरफेस हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें बताया जा रहा है और ऊपर जो वेरिएबल ऑफ सेपरेबल की बात है तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स है और इन तमाम मेथड्स में एक मेथड वेरिएबल सेपरेशन मेथड है। तो कहते हैं कि एक ख़ास मेथड है जिसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो सेपरेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे ये जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में कहा जा रहा था कि ये एक मेथड है जिसकी मदद से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं। तो इसकी मामूली वजाहत नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन
जो उसी पेज में हमें दिया गया था, उसी स्लाइड में हमें दिया गया था, वो यही था। यहाँ पे दोबारा वो नज़र आ रहा है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन ऑल द वाई टर्म्स इंक्लूडिंग डी वाई कैन बी मूव टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि वो इक्वेशन, वही डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होगा जिसके तमाम वाई टर्म्स और डी वाई हम एक तरफ ले जा सकते हों। अब यहाँ पे वाई कहाँ कहाँ पे है, ये जो वाई है इसको हम यहाँ ले आ सकते हैं, ये 1/y की शक्ल में आ जाएगा, और ये डी वाई अपनी जगह पे। ये जो नीचे सेंटेंस है इसमें कहा जा रहा है ऑल दी एक्स टर्म्स इंक्लूडिंग डी एक्स टू द अदर साइड, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होगा जिसके तमाम एक्स टर्म्स और डी एक्स हम दूसरी तरफ ले जा सकते हों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो डी एक्स था, ये डी एक्स यहाँ से यहाँ पे आ गया है, और ये 5 अपनी जगह पे बरकरार है, ये y वहाँ पे गया है, ये dx यहाँ पे आ गया है। अब अगर इसको हम देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे here we see that all y terms including dy and all x terms including dx have been separated, and we say that this differential equation is variable separable. Whenever a differential equation can be is separable, then we can solve it by simple integration. तो यहाँ पे हमें वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया गया कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसके तमाम y हम एक तरफ और x दूसरी तरफ ले जा सकते हों। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमने कुछ रिवीजन किया क्योंकि पहले वीडियो में इसको हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन इसी वीडियो में इसको हमने दोबारा इस वजह से शामिल किया कि अगर वो जो फर्स्ट वीडियो था, अगर कोई स्टूडेंट इसको न देख सके और इसको देख रहा हो तो उसकी कंसेप्ट कंटिन्यू रहे, कनेक्टेड रहे। अब यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें कहा जा रहा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सारी वेरिएबल सेपरेबल, तो हमने पढ़ा। अब यहाँ पे आ गई है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी हमारे पास इसके बारे में हमने पढ़ा है वीडियो नंबर 1 में, लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए, कंसेप्ट को बरकरार रखने के लिए दोबारा इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको फर्दर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। जिस तरह हमने वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़ा, तो यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये देख ले, अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस व्हेन इट कैन बी इन दिस फॉर्म। यहाँ पे ये जो फॉर्म हमें दिया गया है, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में हो, मतलब ये है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम y और x शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी फॉर्म में अगर हम लिख सकते हो, देन वी कैन सॉल्व इट यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अगर इसी फॉर्म में पॉसिबल हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे। बट फर्स्ट वी क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। लेकिन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की मदद से ये तो सॉल्व होगा, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले ये जो है यहाँ पे ये वाला y बटा x जो है, इसकी जगह हम v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स पुट करेंगे। ये v इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो जिसको हम y ओवर x में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो होमोजीनियस होगा, और y ओवर x को हम रिप्लेस करेंगे बाई v, और इस तरह ये सेपरेशन वेरिएबल सेपरेटेड होगा और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब अगर इसको हम
सब्सटीट्यूट करें, वाई और एक्स की जगह हम वी सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमें आता है y इज इक्वल टू वी एक्स। अब y इज इक्वल टू वी एक्स, अगर इसको हम y इज इक्वल टू वी एक्स को हम देखें तो ये वी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दोनों को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑपरेटर यहाँ पे आ गया है और वी एक्स के साथ भी डी बाई डी एक्स ऑपरेटर आ रहा है। अब ये प्रोडक्ट रूल की मदद से हम फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट की मदद से इसको हल करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पे आ गया है, देख ले ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये अपनी जगह पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन राइट साइड में ये जो है डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होगा और ये टर्म अपनी जगह पे। यूजिंग y इज इक्वल टू वी एक्स हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स इसका इस्तेमाल करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम राइट हैंड साइड पुट करेंगे। वी कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो जिसको हम y और x में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये होमोजीनियस होगा और इसका डिग्री 0 होगा। इसके बारे में हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। इसी होमोजीनियस के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे। एक इसके मुतालिक एक या दो स्लाइड हमारे पास मज़ीद है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी शक्ल में हो तो y और x को हम v से रिप्लेस करेंगे और ये जो कैलकुलेशन है इन्हीं कैलकुलेशन के बाद ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो इसके जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, वो इसकी वेरिएबल सेपरेट हो सकेंगे और फिर इसको हम ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन से हल कर सकेंगे। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक डिटेल है। एक बात यहाँ पे आप मैं रिवाइज करता हूँ कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में y और x अगर इसको हम y और x में कन्वर्ट कर सकते हो तो इसका ताल्लुक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा और होमोजीनियस के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे जिसमें y और x का जिक्र नहीं हुआ बल्कि उसमें होमोजीनियस फंक्शन का जिक्र होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में भी हमने वो वीडियो नंबर फर्स्ट में पढ़ा था और इसको हम रिवाइज करते हैं। देख ले यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम ODE कहते हैं, डज नॉट इंक्लूड पार्शियल डेरिवेटिव्स। सबसे पहले जो ODE उसमें क्या होगा, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं होंगे। अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज एन इक्वेशन that can be expressed in the form dy by dx plus pxy is equal to qx where p and q are function of x। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं होंगे और इसी फॉर्म में होगा। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होगा। तो ये जो फॉर्म है इसको आप नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसके अलावा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो सकता है जिसको हम y और x में कन्वर्ट सकते हैं या इसको हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि y और x में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसकी डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री हमेशा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हमेशा 0 आता है। किस तरह 0 आता है आगे स्लाइड में हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो थर्ड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का में आती है और लीनियर इक्वेशन ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी डेरिवेटिव्स होते हैं तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसके तमाम डेरिवेटिव्स का पावर 1 होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y हो तो y का भी पावर 1 होगा। इसके अलावा y और इसके जितनी भी डेरिवेटिव्स मौजूद हो सकते हैं
y और इसके किसी भी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आपस में नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम देख रहे हैं कि सेपरेबल, इसके वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस, एग्जैक्ट और लीनियर के बारे में हमने पढ़ा। इसके डिपेंडेंट वेरिएबल y का किसी भी अपने डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होगा, y का पावर हमेशा 1 होगा और dy बाई dx ऐसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के पावर भी 1 होंगे। अब ये जो सेपरेबल वेरिएबल है इसको हमने तो कुछ न कुछ पढ़ा और इसको अब हम मज़ीद पढ़ते हैं। दी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है और ये बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई। अब अगर ये एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो 3 सेंटेंसेस है आप इसको खुद पढ़े क्योंकि इसको एक दफ़ा हमने पढ़ा है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो जिसका राइट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हम किसी और शक्ल में लिख सकते हों तो फिर, और अगर इसको हम सेपरेट कर सकते हो तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 को वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहेंगे। ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका एफ फंक्शन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये सेपरेट हो चुका, ये इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इसको हम फिर सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सपोज वी कैन राइट द अबव इक्वेशन एज, जो हमारे पास जो स्लाइड था यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई था, वही एफ ऑफ एक्स वाई इसी शक्ल में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसको अब हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका एच वाई टर्म यहाँ लेफ़्ट साइड में आएगा और डी एक्स टर्म, और ये जो डी एक्स है ये राइट हैंड साइड में आएगा। इसके तमाम वाई और इंक्लूडिंग डी वाई लेफ़्ट साइड को, इसके तमाम एक्स इंक्लूडिंग डी एक्स राइट साइड को, और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये देखें इसके y टर्म और dy लेफ़्ट साइड में और x और dx राइट साइड में। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। नेक्स्ट हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको हम यहाँ अभी लगा सकते हैं या आखिर में लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन हो जाएगी तो इस तरह हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और ये जो सोल्यूशन होगा ये जनरल सोल्यूशन होगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद होगी। जिस सोल्यूशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट हो, तो वो जनरल सोल्यूशन होगी। तो यहाँ पे जो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन आता है वो जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है वेरिएबल सेपरेबल के बारे में। ये जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल, ये क्या है, ये एग्जांपल यही है। ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल it is first order and first degree differential equation. Moreover, it is very easy to separate the variables involved in this differential equation. Separating the variables we get, अब ये जो तमाम y एक तरफ तमाम x दूसरी तरफ, अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो फिर ये आसानी के साथ हल होगा। अब इंटीग्रेशन 1/y dy log y की बराबर है और ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं तो x आता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब यहाँ देखें log y, ये जो नेचुरल लॉग है इसका बेस e है और ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये जो आंसर, ये जो फॉर्म आ गया है ये लॉग फॉर्म में है और नेचुरल लॉग के साथ बेस e होता है। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा y = e पावर x प्लस के, y = e पावर x प्लस के। तो e पावर x हमारे पास ये आएगा और e पावर k के जगह ये c लगाया गया है, वेयर c इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, log y बेस e, ये है log y बेस e। तो अगर y हम यहाँ पे रखें तो e के ऊपर हम x प्लस k रखेंगे,
ई पावर, और फिर इसको हम लिखेंगे ई पावर एक्स इंटू ई पावर के, तो ई पावर एक्स ये आ गया और ई पावर के की जगह सी आ गया। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है, ये जो आंसर आ गया है ये जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसके वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट हो गए, और फिर मामूली कैलकुलेशन से फाइनली हम जनरल सोल्यूशन में आ गए। अब यहाँ एक क्वेश्चन हम करते हैं, solve the this differential equation, solve differential equation 2xy plus jx plus x square minus 4 into y dash is equal to 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है रीअरेंजिंग वी हैव, ये जो y डैश है इसका मतलब है dy बाई dx। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें, ये वाला टर्म हम अपनी जगह पे रखें और ये जो फर्स्ट टू टर्म है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, ये जो फर्स्ट टू टर्म है हमने ट्रांसपोज किया। अब इन दोनों से अगर हम अब यहाँ देखें, इन दोनों में से अगर हम 2x कॉमन निकालें, -2x, यहाँ जो फर्स्ट टू टर्म्स है अगर इसे हम -2x निकाल ले तो ब्रैकेट में y प्लस 3 बनता है, यहाँ ब्रैकेट में y प्लस 3 बनता है। तो वो जो y प्लस 3 है ब्रैकेट वो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ गया है, और यहाँ जो ब्रैकेट है इसको हमने यहाँ जो -2x था इसके नीचे आ गया है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके जो वेरिएबल्स थे सारे सेपरेट हो चुके हैं, और ये जो इक्वेशन है इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे जो x है वैल्यूज ऑफ x विल नेवर बी इक्वल टू +2 और -2, क्योंकि अगर ये +2 या -2 होगा तो फिर ये अनडिफाइंड होगा। इसी तरह ये y जो है इसकी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे एक डिस्कशन है y -3 के बारे में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये देखिए ये हमारे साथ वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन लगाएं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाए तो इससे क्या बनेगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे कि यहाँ जो dy बाई dx है यहाँ पे हम dy रखते और इसका जो dx है यहाँ पे रखते तो वो भी ठीक है, और इसी फॉर्म में भी इसको हम हल कर सकते हैं। हमारे पास एक उसूल है कि अगर ऊपर न्यूमरेटर में f डैश हो और डिनोमिनेटर में f हो, व्हेन न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर देन वी टेक वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल एज लॉग डिनोमिनेटर। यही वही उसूल है, इंटीग्रल f डैश ओवर f हमेशा लॉग डिनोमिनेटर आता है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो लॉग डिनोमिनेटर और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया गया है। अब ये जो माइनस टर्म है इसको हमने ट्रांसपोज किया लेफ़्ट साइड में, सी अपनी जगह पे। अब दो लागों के दरमियान में ये जो प्लस है तो इसको हम लॉग ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लॉग ऑफ दिस इनटू दिस। ये लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म हो सकता है इज इक्वल टू सी। अब लॉग बेस ये है तो ये जो प्रोडक्ट था यहाँ पे आ गया है और इसका जो बेस था ई पावर सी। अगर इसको हम लॉग ऑफ द प्रोडक्ट में लिखे और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा और ई पावर सी, तो ई पावर सी की जगह ए लगाया गया। अब ये यहाँ देखें ई पावर सी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये सी बन जाएगा ई पावर सी, तो ई पावर सी की जगह यहाँ पे ए आ गया है। अब ये अब अपनी जगह पे और ये y प्लस 3 अपनी जगह पे और ये जो फैक्टर है इसको नीचे ले आया गया है। तो यहाँ हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो क्या आ गया, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसको आप गौर से ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तो ये समझ में आएगा। अब यहाँ तक तो हमारे पास ये क्वेश्चन हल हो गया। कुछ मामूली सा डिटेल है, इसको आप रीड कर ले।
where a is a constant equal to e power c and x not equal to plus minus 2 जो यहाँ पे मौजूद है यहाँ है। also y is equal to minus 3 is a solution corresponding to a is equal to 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सोल्यूशन तो यहाँ पे आ गया है। वो कह रहे हैं कि अगर ये a, ये जो न्यूमरेटर में a है, अगर इसको हम a इज इक्वल टू 0 ले ले तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 0 ओवर एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और इस तरह y प्लस 3 बन जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3। तो कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 3 भी हमारे पास एक सोल्यूशन होगा अगर a इज इक्वल टू 0 हम यूज़ करें। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसको हमने हल किया। किस मेथड से हल किया? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। और इसमें एक रूल इस्तेमाल किया गया, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ओवर एफ इज इक्वल टू लॉग डिनोमिनेटर। तो ये बात नोट करें। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। साल यहाँ पे है साल IVP। अब ये तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जिस मसावात में डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास कुछ कंडीशन हो तो फिर इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। ये आई का मतलब है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर वी हैव वैल्यू ऑफ एक्स, सेम वैल्यू ऑफ एक्स पावर अदर वैल्यू ऑफ वाई और वाई डैश, वाई डबल डैश एंड सो ऑन। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो जिसमें x की वैल्यू सेम हो और y और इससे मुतालिका डेरिवेटिव्स की वैल्यू कुछ भी हो, तो ऐसी डिफरेंशियल को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। और ये जो कंडीशन दिया हुआ होता है इसी कंडीशन को हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे जो रेड है ये इनिशियल कंडीशन है। तो अगर इनिशियल कंडीशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको हम साथ साथ में पढ़े तो इसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये हुआ a differential equation together with initial condition is called initial value problem। इसी तरह बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या हो सकती है? a differential equation where we have different value of x power other value of the y or etc। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो जिसमें x की वैल्यू सेम ना हो बल्कि मुख्तलिफ हो तो फिर ऐसी कंडीशन को हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इकट्ठा पढ़ने पर हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो अंग्रेजी में इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, अ डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद बाउंड्री कंडीशन इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सोल्यूशन नोट sin x dx plus y dy is equal to 0 is an alternate notation meaning the same as। अब यहाँ जो क्वेश्चन था वो कहते हैं कि sin x dx plus y dy is equal to 0 is an alternate notation meaning the same as sin x plus y dy by dx। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर इसका dx हम यहाँ से डिवाइड करें और यहाँ dy बाई dx की शेप में लिखे तो ये आपस में अल्टरनेट नोटेशन हो गई। ये dx हम अगर यहाँ से यहाँ ले आए तो ये dy बाई dx बनेगा और ये सिंपली sin x होगा और y अपनी जगह पे और यहाँ पे dy बाई dx आएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म आपस में अल्टरनेट है, यानी दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। अब इसी ये जो हमारे पास फॉर्म है ये वाला ऊपर वाला, अगर y dy अपनी जगह पे हम रखें और ऑल एक्सेस दूसरी तरफ ले जाए और फिर इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन y dy हमारे पास जो एक फार्मूला है इंक्रीज द पावर एंड डिवाइड बाय द पावर ऑफ 10, y का पावर 1 है तो इंक्रीज द पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय द पावर ऑफ 10। और यहाँ डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन है
डेरिवेटिव ऑफ काज माइनस साइन है और माइनस और एंटी डेरिवेटिव काज है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस काज हमारे पास काज है और काज ऑफ इंटीग्रेशन है। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2c1 आएगा, 2c1 की जगह c2 लगाया गया है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में y स्क्वायर है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, तो यहाँ तक। अब ये c2 क्या है, ये असल में ये जो c1 है, ये वेयर c1 इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ जो c1 लगाया इसकी वजाहत ये है, यहाँ जो c2 है इसकी वजाहत ये है कि ये जो 2 है ये 2c1 होगा, 2c1 की जगह c2 यूज़ किया गया है, तो ये आप नोट कर ले। तो यहाँ तक तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। दिस इज इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम हुज जनरल सोल्यूशन इज दिस वन। नाउ सिंस वी हैव इनिशियल कंडीशन, कंसिडरिंग द इनिशियल कंडीशन वी हैव, अब यहाँ ये जो 0 है इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये रिजल्ट आता है। दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आता है, सिंप्लीफिकेशन से ये आता है, ये c2 हम यहाँ पे लगाएंगे तो फाइनली ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए, जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये एक क्वेश्चन था, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था, और इसको हमने किस मेथड से हल किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। एन अल्टरनेट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अभी एक दूसरा मेथड है जिसकी मदद से उसी एग्जाम्पल को हल किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आप इसी मेथड को एग्ज़ाम में यूज़ न करें क्योंकि इसके बारे में आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड है आप उससे फेमिलियर ही उसी मेथड को आप इस्तेमाल करें, यानी जनरल सोल्यूशन में आ जाए और फिर पार्टिकुलर में। अलबत्ता अगर इसी मेथड को आप इस्तेमाल करना चाहे तो यहाँ पे आप सीख लें। एन अल्टरनेट मेथड क्या है, ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका वेरिएबल सेपरेटेड फॉर्म है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हमने लगाया। लेकिन यह एक न्यू मेथड ये है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे y, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 1। इसी तरह ये जो x है, अपर लिमिट x लोअर लिमिट y। अब इंटीग्रेशन ऑफ y हमारे पास ऑलरेडी नोन है, y स्क्वायर ओवर 2। y स्क्वायर ओवर 2 में सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, y लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट। ये y स्क्वायर ओवर 2 में हम y लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट y की जगह ये 1 लगाएंगे, तो ये हो गया। अब माइनस साइन x का इंटीग्रेशन काज x है, और ये जो दोनों लिमिट्स है, अपर लिमिट पहले लगाया, लोअर लिमिट बाद में लगाया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो 2 डिजिट्स है इसको आप सिंप्लीफाई करें और ये दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 आएगा और 2 कैंसिल होगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले ले, तो ये हमारे पास गिविंग अस द सेम रिजल्ट एज विद द फर्स्ट मेथड। तो सेम पार्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब अगर इसी अल्टरनेट मेथड को हम देख ले तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन हमारे पास नहीं आ गया, बल्कि डायरेक्टली हमारे पास आ गया पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब आप सोचेंगे कि ये इनिशियल कंडीशन कहाँ पे गए। इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास था, इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थे, वो थे y0 इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो ये इनिशियल कंडीशन यहाँ पे उन्होंने कुछ फिट इस तरह किए हैं। यहाँ y इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, y इज इक्वल टू 1 था और x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन में था y एट 0 इज इक्वल टू 1, तो y एट 0 ये y है, y एट दिस 0 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x आ गया है, तो ये बात आप नोट कर लें। सॉल्व। अब ये हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व y फॉर y डैश प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम देखते हैं कि किस तरह इसको हल किया जाएगा। वी हैव, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी जगह पे, लेकिन ये जो ऑल y टर्म्स एक जगह और अदर दूसरी जगह।
अब ये जो y डैश है, y डैश का मतलब है dy बाई dx, तो यहाँ पे dy हम रखेंगे और dx राइट साइड पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ dy होगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर dx होगा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y4 का फार्मूला इंटीग्रेशन y4 बनेगा y5 ओवर 5, यहाँ 1 है, इंटीग्रेशन 1 dy बनेगा y, यहाँ पे है इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 होगा, यहाँ माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, तो ये x होगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन where c is an arbitrary constant. This is an implicit solution which we cannot easily solve explicitly for y in term of x. तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसको हमने हल किया। अब ये जो जनरल सोल्यूशन आखिर में आ गया है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन है। एक इम्प्लिसिट होता है, दूसरा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो y है इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, लिहाजा ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन है। अगर y हम एक तरफ ले जा सकते हों, आइसोलेट कर सकते हो, तो फिर ये एक्सप्लिसिट सोल्यूशन होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन है जनरल सोल्यूशन, और इसकी शेप ऐसा है कि ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल y को आइसोलेट नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन, मैंने आपको इब्तिदा में कहा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में, उसमें हमने पढ़ा था कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वी कैन एक्सप्रेस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y ओवर x। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम y ओवर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हों तो फिर उसको हम होमोजीनियस कहते हैं, और y ओवर x इज इक्वल टू v हम इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आते हैं। अब यहाँ कंसेप्ट कुछ अलहदा है, ये आप नोट करिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, या अब ये देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। सबसे यहाँ ऊपर है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऊपर है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और नीचे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं की जा रही है बल्कि होमोजीनियस फंक्शन की बात कही जा रही है। तो इसी बात को आप इस पे आप गौर करें। यहाँ पे क्या है, नीचे होमोजीनियस फंक्शन की बात कही जा रही। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस। ये होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स वाई एफ। ये बहुत ही अहम रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे अगर x की जगह tx, y की जगह ty हम रिप्लेस करें, और रिप्लेस करने के बाद अगर हमारे पास t with some power n to given function आए तो फिर पार ऑल t x y, मतलब ये है कि जो फंक्शन है x की जगह tx, y की जगह ty हम रिप्लेस करें और कुछ रीअरेंजमेंट करें। अगर फंक्शन हमारे पास t पावर n फॉर्म में आ गया, if we found with the given function a factor t power n, then we say that the given function is homogeneous function of degree n। यहाँ पे जो n है, अगर किसी फंक्शन को हम t पावर n इंटू गिवन फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो फिर ये t पावर n में ये जो n है वो दी हुए फंक्शन का डिग्री होगा, और फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n and given variable f we can express the function if we can express the given function in this form f of tx ty is equal to t power n f of xy power all txy। एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम किस तरह चेक करेंगे। जो ऊपर डिफिनीशन है, तो अभी इसी एग्जाम्पल को आप देख ले कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो तो हमें कैसा how we will be able to determine whether it is a homogeneous function or not. In case if it is homogeneous, then what will be the degree of this homogeneous function।
तो अब यहाँ देखें, एक तो हमारे पास ऑब्वियसली अब अगर इसको हम देखें तो एक्स स्क्वायर में पावर 2 है, एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ भी पावर 2 है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है बगैर टी एक्स टी वाई के। यहाँ पावर 2, यहाँ एक्स पावर 1, वाई पावर 1, नेट पावर इज 2, यहाँ भी पावर 2 है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। लेकिन अगर हम प्रॉपर मेथड इस्तेमाल करें, एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई, यहाँ एक्स की जगह टी एक्स, तो टी एक्स होल स्क्वायर हो गया, यहाँ टी एक्स टी वाई प्रोडक्ट में आ गया, यहाँ टी वाई होल स्क्वायर। अब अगर तीनों टर्म से हम इसमें हम चेक करें तो टी स्क्वायर इससे कॉमन होगा, टी स्क्वायर बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है कि टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो ये बात नोट करें। वैसे भी हमें पता चला कि ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है। अगर हम टी एक्स टी वाई पुट करें तो यहाँ से टी स्क्वायर बाहर निकलेगा और फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई साथ में रह जाएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख ले यहाँ पे, और हमने होमोजीनियस के बारे में पढ़ा भी था कि अगर किसी ये होमोजीनियस और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कही जा रही, बल्कि होमोजीनियस फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एक्स की जगह अगर हम टी एक्स पुट करें, यहाँ टी वाई, यहाँ टी वाई, नीचे टी एक्स, तो अगर सारी जगहों पे ये पुटिंग हम करें तो यहाँ पे टी जब हम बाहर निकालेंगे तो टी पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ टी पावर 0 बनेगा। यहाँ हम जब पुटिंग करेंगे, यहाँ हम पुटिंग करेंगे तो बाहर यहाँ पे आएगा टी पावर 0। टी पावर 0 अगर हम ख़त्म करें, यहाँ पे टी पावर 0 लगाए और यहाँ टी पावर 0, यहाँ टी पावर 0 और नेट बाहर निकाल दे टी पावर 0, तो ये गिवन फंक्शन रह जाएगा। तो इसी फंक्शन को अगर हम x की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई रख दे तो बाहर टी पावर 0 आएगा और साथ में ये फंक्शन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। ये बात आप नोट करिए, ये इम्पॉर्टेंट बात है। दिस इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। क्योंकि बीएस के तलबा के पेपर में ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप तलबा आपको समझ में आना चाहिए कि ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है, ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। ये बात आप ज़रूरी तौर पर नोट कर ले। अब इसको हम देख ले। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन mxy dx plus nxy dy is equal to 0 is called homogeneous if this and this। वो कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये बात आप ज़रा गौर से पढ़े। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डिग्री। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अब यहाँ हमें जो कंसेप्ट मिली वो क्या है? एक कंसेप्ट मिली कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर साथ में dx के साथ और dy के साथ जो दो फंक्शन है ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस हों और सबसे ज़रूरी बात ये कि इसके डिग्री सेम हो। This differential equation will be homogeneous if these two functions are homogeneous function of the same degree। सेम डिग्री, ये बात आप नोट करिए, ये अहम बात है। अगर m फंक्शन और n फंक्शन सेम होमोजीनियस हो और साथ में सेम डिग्री की हो तो फिर ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होगे? वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमारे पास दो बातें आ गई। वो जो एक स्लाइड था, ये जो गुज़श्ता स्लाइड था, वहाँ पे हमने पढ़ा कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसको हम y और x की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हों और फिर हम v = y और x इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें ये बात सामने आ गई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा अगर इसके साथ मुतअल्लिक़ा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ द सेम डिग्री।
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बी रिटन इन द फॉर्म। अब वो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अलहदा करेंगे और जो हमारे पास बचेगा इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ये जो गिवन है इसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब ये है कि इसको हम डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड और अदर जो कुछ भी हो इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये बात नोट करें। सबसे पहले ये देखना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फंक्शन m और n होमोजीनियस फंक्शन हो और इसकी डिग्री सेम हो, या ये डिफरेंशियल इक्वेशन y और x की शक्ल में अगर हम लिख सकते हो तब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हमें पता चले कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो फिर ऑलरेडी ये हमें मालूम है, हम y इक्वल टू वी एक्स का इस्तेमाल करते हैं और ये अभी हमने वो जो प्रीवियस स्लाइड था वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, ये अपो यू। The substitution y is equal to vx converts the given equation into variable separable form and hence can be solved. Note that v is also a new variable. वो कह रहे हैं कि ये जो v है ये एक नया वेरिएबल है। तो अगर हमें पता चले कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर हम y इक्वल टू वी एक्स का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा वो वेरिएबल सेपरेबल होगा। वर्किंग रूल टू सॉल्व सच डिफरेंट होमोजीनियस, यहाँ जो h है इसका मतलब है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वर्किंग रूल टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। वर्किंग रूल, पुट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म। सबसे पहले अगर हमें पता चले कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ये तो सबसे पहली बात हो गई। चेक m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री। फिर हम चेक करेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ जो दो फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं और डिग्री इसका सेम है कि नहीं। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री हो तो फिर ये वाली बात हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये जो z है, ये z असल में ये z जो है ये दी हुए क्वेश्चन में वो v था। ये वाला जो है ये वाला ये कुछ देर पहले हमने v लगाया था। तो y इक्वल टू वी एक्स और y इक्वल टू जेड एक्स दोनों एक ही बात है। अगर हम v इस्तेमाल करेंगे तो आखिर में v को हम y और x से रिप्लेस करेंगे। अगर v की जगह z इस्तेमाल करेंगे तो फिर z को आखिर में y और x से रिप्लेस करेंगे। तो ये बात नोट करें कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, m और n को चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, इसकी डिग्री सेम है कि नहीं। फिर y इक्वल टू वी एक्स या y इक्वल टू जेड एक्स का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंशिएट y इक्वल टू जेड एक्स, और अभी इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। y इक्वल टू वी एक्स जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था y इक्वल टू वी एक्स, तो y इक्वल टू वी एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे v आ गया। तो ये वही बातें हैं जो यहाँ पे रिपीट हो रही है लेकिन v की बजाय z वेरिएबल में। ये वही बातें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं और वो रिपीट हो रहे हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इनटू 1, ये जो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका राइट साइड हम वहाँ पे पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इनटू 1 एंड सॉल्व द इक्वेशन फॉर z। जो हमारे पास आंसर आएगा वो z की फॉर्म में आएगा बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। ये जो हम पुट करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल होगा और आंसर z की फॉर्म में आएगा। रिप्लेस z बाई y और x एंड सिंप्लीफाई। तो ये बात भी आप नोट करें, जब क्वेश्चन हल हो जाएगा
तो z को हम रिप्लेस करेंगे y बटा x में। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मेरे ख्याल में इसको हम एक दूसरा वीडियो इसके लिए बनाएंगे, और अभी तक ये काफ़ी है। थैंक यू।